दोस्तों वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल आपके लिए हो सकते हैं। जो स्टूडेंट यहां पे वीडियो पे नए हैं उनको मैं बताता चलूं कि ये प्रेप आईएएस की तरफ से एक फ्री इनिशिएटिव है जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स ओरिएंटेड 500 टॉपिक अपने यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखें। और फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियो हम लोग डालने वाले हैं क्योंकि 500 टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के 5 टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूं। ब्लड मून एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात करेंगे। छोटा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यू जो ड्वार्फ गैलेक्सीज के बारे में नया डिस्कवरी हुआ है, और जब भी कोई नया डिस्कवरी होता है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे वो स्पेस हो, यूपीएससी की नजर हमेशा उसके ऊपर रहती है। इसके बारे में बात करेंगे। माउंट फेंटेनिल वोल्केनिक इरप्शन हुआ है यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो प्लेसेस इन न्यूज होते हैं, इवेंट्स इन न्यूज होते हैं, यूपीएससी की खास नजर इनके ऊपर रहती है। और जैसलमेर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक सरप्राइजिंग इवेंट हुआ था, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। आर्टिशियन वेल के बारे में, और सागर आइलैंड जो है यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है बेसिकली, उसके बारे में बात करेंगे। और क्लाइमेट चेंज किस तरह से इसको बदल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे कैरेक्टर को चेंज कर सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहले टॉपिक एक बार न्यूज में कैसे था देखिए जरा। space.com एक वेबसाइट है जो कि स्पेस के रिगार्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज देती है। यूपीएससी यहां से कई सवाल पिछले सालों में पूछ चुका है। वेयर विल द ब्लड मून टोटल लूनर एक्लिप्स बी विजिबल इन मार्च 2025? तो ये मार्च 13 और 14 को विजिबल होने वाला है, मतलब ये वीडियो जब आएगा ना इसके बाद में ये होने वाला है, तो ये फ्यूचर का टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं। तो ब्लड मून बेसिकली कंसेप्ट होता क्या देखिए, तो ये आपका पिक्चर ऐसे नजर आ रहा होगा, एकदम से ऑरेंज रेड टाइप का ये मून का कलर होता है जब ये ब्लड मून का इवेंट होता है। और ये दिखने में तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है वो और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए होता कब है, थोड़ा पिक्चर यहां पे दिखा देता हूं आपको मैं, देखिए। तो बेसिकली ये ना लूनर एक्लिप्स है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। यानी कि जो अर्थ की शेडो है वो मून के ऊपर पड़ती है, ठीक है, उसकी वजह से बनता है ये एक लूनर एक्लिप्स। लेकिन ये लूनर एक्लिप्स थोड़ा सा यूनिक होता है। ये नॉर्मल लूनर एक्लिप्स के जैसा नहीं होता जिसमें पूरी तरह से डार्क हो जाता है, यहां पे इसका कलर थोड़ा सा रेड और ऑरेंजिश हो जाता है, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है थोड़ा आपको मैं बताता चलता हूं। देखिए ब्लड मून कब होता है? ब्लड मून हैपेंस व्हेन अर्थ्स मून इज इन द टोटल लूनर एक्लिप्स। जैसे अर्थ एक्लिप्स होता है ऐसे लूनर एक्लिप्स भी होता है, सोलर एक्लिप्स भी होता है। जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है, अर्थ की जो शैडो होती है वो मून के ऊपर पड़ती है। और जनरली ऐसा होता है कि ये डार्क होना चाहिए था। देखिए भाई सीधी सी बात है, शैडो शैडो तो डार्क ही होती है ना, तो अर्थ की शैडो पड़ती है मून के ऊपर, ठीक है। और लेकिन ये डार्क कलर का नहीं होता है, ये रेड कलर का होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? ब्लड मून। अब देखिए जरा आगे थोड़ा जोड़ के देखते हैं ये रेड कलर का क्यों होता है। देखिए अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग कई सारी चीजें पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं विबग्योर। विबग्योर कहते हैं, जिसके एक एंड में होता है वायलेट, यहां पे होता है जी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है, राइट। ब्लू की वेवलेंथ है जो थोड़ी इससे कम होती है, वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, राइट। अब देखिए जरा क्या होता है, इसको कहते हैं रैलिंग स्कैटरिंग कहते हैं। जब अर्थ की शैडो मून के ऊपर पड़ती है तो सन से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उसमें कुछ शॉर्ट वेवलेंथ भी होती हैं, कुछ लॉन्ग वेवलेंथ भी होती हैं। यानी कि जो ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो थोड़ी लंबी होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने विबग्योर में देखा। इसे कहते हैं दोस्तों रैलिंग स्कैटरिंग। रैलिंग स्कैटरिंग से क्या होता है, जो शॉर्ट वेव होती हैं विबग्योर के अंदर, जैसे ब्लू कलर मैंने आपको बताया, ये स्कैटर हो जाती हैं। लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, जो रेड कलर की होती है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर पास कर जाती है। गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये देखिए जरा, ये है। अब जो शॉर्ट वेवलेंथ थी यानी कि ब्लू, वो तो स्कैटर होकर इधर उधर चली गई, लेकिन जो रेड वाली वेवलेंथ थी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है, जिसकी वजह से हमें रेड दिखाई देता है। भाई देखिए सीधी सी बात है, कोई भी कलर आपको कब दिखाई देता है, कोई भी चीज का कलर आपको कब फील होता है? जब वो वेवलेंथ की रेडिएशंस आपकी आईज के अंदर जाती हैं तभी पता चलता है। कोई सरफेस आपको ग्रीन दिखता है, क्यों? क्योंकि ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो आपकी आईज में आ रही है। अगर वो ग्रीन की वेवलेंथ आपकी आईज में नहीं आएगी तो आपको रेड ग्रीन दिखाई नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो रैलिंग स्कैटरिंग की वजह से जो रेड वेवलेंथ है वो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है, लेकिन ब्लू वाली नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से रेड कलर आपको यहां पे नजर आता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा जिसे कहते हैं उम्रा। देखिए शेड तो बहुत सारी होती हैं, मतलब जैसे मान लो कोई सरफेस है और ये सरफेस की शैडो है,
ये सरफेस की जो शैडो होती है ना वो बीच में सबसे डार्क होती है, साइड में थोड़ी सी ब्लर होती है, वो इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती। इसी तरह से जो अर्थ की शैडो होती है जो मून के ऊपर पड़ती है वो भी सारी एक जैसी डार्क नहीं होती है, बीच वाले हिस्से में वो सबसे डार्क होती है, जिसे कहते हैं उम्रा कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जरा, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका शैडो का वो सबसे ज्यादा डार्क होता है, इसे हम लोग उम्रा कहते हैं। और ये जो हमारा मून होता है ना वो एक्चुअली उम्रा के अंदर ही पड़ता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर हमें दिखाई देता है, ये ऑरेंज रेड कलर का है, इसको हम लोग ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड मून का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है भाई, जब लूनर एक्लिप्स होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, जो अर्थ के सबसे डार्क शैडो जोन में होता है जिसे उम्रा कहते हैं, तब होता है ब्लड मून, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो स्कैटर हो जाती है, लेकिन जो ऑरेंज रेड कलर की होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है, जिसकी वजह से ये ब्लड मून आपको नजर आता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा ड्वार्फ गैलेक्सी। देखिए हमें पता गैलेक्सी क्या होती है, दुनिया भर की गैलेक्सी होती है जिनके मिलने से हमारा यूनिवर्स बना है। और ये गैलेक्सी जो है वो अलग अलग शेप की हो सकती हैं, कुछ स्पाइरल होती हैं, कुछ डिस्क होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। राइट, जैसे हमारी जो मिल्की वे है वो थोड़ी सी स्पाइरल इस तरह की नजर आती है, कुछ इरेगुलर टाइप की भी हो सकती हैं। राइट, कुछ थोड़ी सी काइंड ऑफ सर्कुलर भी होती हैं, अलग अलग शेप की हो सकती हैं। और गैलेक्सीज का साइज बहुत बड़ा होता है। गैलेक्सीज जो है वो 80,000 लाइट ईयर से लेके 1.5 लाख लाइट ईयर तक की लेंथ हो सकती है। दे कैन बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ह्यूज। एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, हम सबको पता है। हमारी जो मिल्की वे है कोई मिडिल साइज की गैलेक्सी है, मिल्की वे से भी बहुत बड़ी 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 गैलेक्सी जो है हमारे यूनिवर्स के अंदर रहती हैं। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि कभी कभी ये गैलेक्सी जो है वो आपस में मर्ज भी कर जाती हैं। अभी क्या हुआ, अभी एक रीसेंट आंध्र प्रदेश के मतलब वहां से जुड़े एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ब्लैक होल वगैरह पे स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कुछ छोटी गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है जिसका नाम दिया गया है ड्वार्फ गैलेक्सी। ये गैलेक्सी नॉर्मल गैलेक्सी से साइज से थोड़ी सी छोटी होती हैं और इनके अंदर जो स्टार्स होते हैं वो भी थोड़े से नंबर में कम होते हैं। इन्हें कहा गया स्मॉल गैलेक्सी, बेबी गैलेक्सी, या फिर इन्हें आप कहें ड्वार्फ गैलेक्सी। इसी वजह से न्यूज में था। अब सवाल आपसे पूछेगा भैया ये जो ड्वार्फ गैलेक्सी है कब बनी, कैसे बनी? देखिए ड्वार्फ गैलेक्सी के बनने की ना दो तीन थ्योरी हैं। एक थ्योरी कहती है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स, जब स्टार्टिंग में यूनिवर्स बन रहा था उस समय कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये गैलेक्सी शायद क्रिएट हुई होंगी। एक तो थियरी ये है। दूसरी ये थियरी ये कहती है जब बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के बीच में कोलिजन होता है उससे भी शायद ये गैलेक्सीज बनी होंगी। अभी हम लोग 100% श्योर नहीं हैं, डिस्कवरीज चल रही हैं, इसके लिए रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये निकल के आता है। ठीक है, अभी ये भी देखा गया है कि दुनिया भर में ज्यादातर जो गैलेक्सीज हैं वो एक्चुअली छोटी गैलेक्सी होती हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सी जो है कम होती हैं। लेकिन ये जो ड्वार्फ गैलेक्सी होती है, स्मॉल गैलेक्सी होती है, इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि भाई देखिए किसी भी चीज को स्पेस के अंदर आप डिटेक्ट कब करते हो, जब वहां से लाइट निकलती है। लेकिन ये गैलेक्सी इतनी छोटी होती है या बहुत दूर होती हैं, इनका मास भी कम होता है, साइज भी कम होता है, जिसकी वजह से यहां से जो लाइट हम लोग अर्थ के ऊपर रिसीव करते हैं बहुत ही कम करते हैं, जिसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम ड्वार्फ गैलेक्सीज को दुनिया भर में डिस्कवर किया गया है, जिनमें से ये एक है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपने जो है इसको याद रखना है। अब देखिए ज्यादातर गैलेक्सीज की शेप मैंने आपको बताया अलग अलग तरह की हो सकती हैं। ज्यादातर जो ड्वार्फ गैलेक्सी होती हैं इनकी जो शेप है वो एक्चुअली इरेगुलर होती है, मतलब कोई शेप नहीं होती है। लेकिन कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज की जो शेप है वो शायद स्पाइरल भी हो सकती है, जैसे हमारी मिल्की वे है ये स्पाइरल शेप की होती है। ठीक है, एलिप्टिकल स्पाइरल शेप की होती है, तो थोड़ा उस पर्सपेक्टिव में याद रखोगे। तो इन्हीं 3-4 स्टेटमेंट से घुमा फिरा के जो है एग्जाम में आपसे वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माउंट फेंटेल। माउंट फेंटेल एक वोल्केनिक माउंटेन है जिसका अभी अभी इरप्शन हुआ है। कहां पे हुआ है? इथियोपिया के अंदर हुआ है। ठीक है, खास बात इसकी यह है कि यहां से बहुत सारा मीथेन भी निकला है। जनरली सल्फर कंटेंट काफी ज्यादा निकलता है, यहां से CO2 भी निकलता है, मीथेन कंटेंट कम निकलता है। लेकिन कुछ वोल्केनिक इरप्शन ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा मीथेन रिलीज करते हैं, जिनमें से एक माउंटेन ये है माउंट फेंटेल। ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भाई यहां पे याद रखना है। तो ये माउंट फेंटेल है, इथियोपिया के अंदर पड़ती है। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन इसके लिए जो है नॉर्मल ही है, जैसे हम लोग पहले बात करते हैं। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। पिछली वीडियोस में देखोगे आप, हर वीडियो में मैं एक आध वोल्केनिक पीक आपको बताता हूं। एग्जाम में आपसे वो लोकेशन बेस्ड पूछ सकता है। स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो का मतलब दोस्तों वो होता है जो कि लेयर्ड वोल्केनो होता है।
ठीक है, इसके बीच में एक वेंट होता है और यहाँ पे जो है इस तरह से अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो हर बार जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो नई लेयर क्रिएट हो जाती है, उसे स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। और ये जो इथोपिया का रीजन है उरेमिया, वहां के अंदर ये पाया गया है। वोल्केनोज के ऊपर की तरफ एक बड़ा डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, गड्ढा टाइप का डिप्रेशन होता है, उसे हम लोग काल्डेरा बोलते हैं, क्रेटर भी बोलते हैं। जो क्रेटर बहुत बड़ा होता है उसे काल्डेरा कहते हैं। तो इसके ऊपर ये जो माउंट फेंटेल है एक बहुत बड़ा काल्डेरा है, जो कि लगभग 6 किलोमीटर डायमीटर का है। ठीक है, 6 किलोमीटर डायमीटर का है। तो आप इस जैसे ये कल्डेरा, आप इसको कल्डेरा कह सकते हो। ठीक है, जो छोटा होता है उसको हम लोग क्रेटर बोल देते हैं बेसिकली। कभी कभी इसमें पानी वानी भर जाता है तो इसे क्रेटर लेक या काल्डेरा लेक भी बोल सकते हैं। तो ये जो फेंटेल है, माउंट फेंटेल, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा काल्डेरा भी बना हुआ है। अफ्रीका के अंदर हमारी जो रिफ्ट वैली है, ये देखिए जरा, ये रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली के आसपास ही आपको जो है माउंट फेंटेल देखने को मिलता है। यहीं पे आपको लेक विक्टोरिया भी है और बहुत सारी लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप टॉप व्यू इसका देखोगे माउंट फेंटेल का, वो थोड़ा इस तरह से नजर आता है। तो इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? इस पिक्चर में बेसिकली आपको ये काल्डेरा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये माउंटेन है इतनी बड़ी और इसके ऊपर जो है ये काल्डेरा है, जो डिप्रेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले टॉपिक पे, जो है जी आर्टिशन वेल इन इंडिया। आर्टिशन वेल इन इंडिया। तो जैसलमेर के अंदर बड़ी खास, एक बड़ी कमाल की चीज हुई है। जैसलमेर में एक फार्मर था, वो अपने खेत में इरिगेशन के पर्पस के लिए एक ट्यूबवेल बनवाना चाहता था। उसने मशीन को बुलवाया जो कि एक्सकवेट करती है, और जैसे वो डिगिंग करने लगे 800 या 850 फीट के आसपास जैसे ही बोर पहुंचा, तो अचानक से उसमें से पानी निकलने लगा, अचानक से। और ये पानी इतना निकल गया कि भाई वो मशीन भी डूब गई, जिस मशीन से वो एक्सकवेट करने के लिए आए थे। और ये पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मतलब काफी जगह पे वहां पे पानी फैल गया। हालांकि सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब चीजें भी चलती हैं, कहने लगे फ्लड आ गया है और एक समंदर बन गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, एक लार्ज अमाउंट पे यहाँ पे आपको पानी देखने को मिला। और जब थोड़ा सा बात किया गया तो वहां पे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कवर करने की कोशिश की, इसके सैंपल्स वगैरह लिए, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स यहाँ पे मिली हैं। तो बेसिकली इस तरह का पानी जो अपने आप निकलता है अर्थ के नीचे से, जो प्रेशर की वजह से निकलता है, उसे हम लोग आर्टिशन वेल कहते हैं। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखिए, आप जब अर्थ के नीचे जाते हो तो हमारे जो लिथोस्फीयर होती है, हमारी जो क्रस्ट होती है, उसमें आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये टॉप एक्वीफर होता है जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, जहां से हम लोग पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर होता है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए यहां से पानी निकालने के लिए आपको इसको पावर देनी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है, तब जाके आप इसमें पानी निकालते हो। या फिर जो नल होता है उसको दबाना पड़ता है ताकि प्रेशर क्रिएट होकर वो ऊपर की तरफ आए। ये नॉर्मल टॉप लेयर होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पानी एक्चुअली बहुत नीचे जाके भी परकोलेट होता रहता है, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, और वो काफी डीप लेयर में चला जाता है। नीचे जाके एक ऐसी लेयर आ जाती है जो कि वाटरप्रूफ होती है, इम्परमिएबल रॉक होती है, सैंडस्टोन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। क्योंकि ये पानी इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है, इसलिए यहां पे किसी लेयर के अंदर डीप वो 800, 900, 1000, 1200 फीट पे जाके वो स्टोर हो जाता है। और आसपास की जो लेयर्स होती हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो प्रेशर तो इसके अंदर पहले से होता ही है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे ही इसको मौका मिलता है, ये एकदम प्रेशर के साथ बाहर आने शुरू हो जाता है। जब तक अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से बराबर नहीं होता, ये बाहर आता रहता है। आपको अच्छे से पता है कि वाटर होता है या जो एयर होती है, विंड होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये कारनामा देखने को मिला है जैसलमेर की जगह में जिसका नाम है मोहनगढ़। तो यहां पे जो इसके साथ कुछ गैस भी निकली है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गैस फ्लेमेबल नहीं थी, इनफ्लेमेबल थी। तो इस तरह का पानी जो अंदर की तरफ से निकलता है उसे हम लोग आर्टिशियन वेल कहते हैं। कभी कभी इसको कन्फाइंड वाटर भी कहा सकता है। तो डीप अंडरग्राउंड में ये होता है, मैंने आपको जैसे बता ही दिया, प्रेशर जो सराउंडिंग रॉक इसके ऊपर क्रिएट करती हैं उसकी वजह से वो नेचुरली निकलता रहता है। तो ये वाला जो एक्वीफर होता है, आर्टिशियन जो वेल होता है, और जो नॉर्मल हम लोग नल वगैरह लगाते हैं, दोनों के बीच में ये फर्क होता है कि ये नेचुरली आता है, दूसरे वाला नेचुरली नहीं आता है, उसको किसी फोर्स के साथ बाहर निकालना पड़ता है। और दुनिया में कई सारी जगह पे जो है डेजर्ट्स वगैरह में इस तरह के एक्वीफर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है जो इसको यूनिक बनाती है? अब जब डिस्कवरी की गई तो यह पाया गया कि भाई ये जो वाटर के सैंपल है ना, एक्चुअली इस वाटर के अंदर काफी ज्यादा सॉल्ट है, तो फ्रेश वाटर नहीं है ये। अब यहां पे इतने सारा सॉल्ट आया कहां से होगा? तो कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि जो भी टीथीसी था,
जब आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ये पता था कि जो ऊपर की तरफ हमारा यूरेशियन प्लेट है, नीचे जो गोंडवाना लैंड था, इसके बीच में टैथिस सी मिला करता था। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये टैथिस सी की रेमिनेंट हैं, टैथिस सी का प्रूफ है ये, कि कभी के जमाने में ये जो राजस्थान वाला रीजन है वो एक्चुअली टैथिस सी के नीचे हुआ करता था, बाद में ऊपर की तरफ एमर्ज हो गया, तो अभी भी वो पानी वहां पे ट्रैप है। तो कुछ लोगों ने जो है इसको कहा है कि भैया टैथिस सी जो था 250 मिलियन ईयर्स अगो, ये उसका ही रेमिनेंट यहां पे है। ठीक है, और डिस्कवरी की गई, ये पाया गया कि यहां पे कुछ मरीन टाइप के यहां पे आपको जो है फॉसिल्स मिले हैं। तो मरीन के फॉसिल कहां पे मिलते हैं भाई? जहां पे वो ओशन होता है वहीं पे मिलेंगे ना, उसे ऊज कहते हैं, ऊज। तो यहां से भी पता चलता है कि ये टैथिस सी का जो है एविडेंस आपको देखने को मिलता है, बिकॉज इसके अंदर हाई सैलिनिटी है। हालांकि बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि जब यहां पे सरस्वती रिवर बहती होगी तो शायद ये उसका पानी होगा, सरस्वती रिवर का प्रूफ हमें मिल गया है, दुनिया भर की बातें हो रही थी। लेकिन जब भाई सरस्वती रिवर का तो फ्रेश वाटर होगा ना, लेकिन इसके अंदर तो काफी ज्यादा हाई सैलिनिटी कंटेंट है, तो ये टैथिस सी का रेमिनेंट ज्यादा है। और वैसे भी जैसलमेर वाले रीजन के अंदर कई बार जो है वो मरीन फिश वगैरह जैसे शार्क वगैरह के भी जो है फॉसिल के एविडेंस जो है वो पाए गए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो आप इसको याद रख सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों वो है सागर आइलैंड के बारे में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ एक्सक्लूसिव राइजिंग बे ऑफ बंगाल नाउ विद इन 450 मीटर ऑफ आइकॉनिक कपिल मुनि टेम्पल इन द सागर आइलैंड। मतलब भाई इसको डूबने से ज्यादा फर्क नहीं है। सागर आइलैंड जो है अगले 15-20 सालों में शायद डूब जाएगा, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन वाटर जो है वो लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो ये जो सागर आइलैंड है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत बड़ा पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ पे एक टेम्पल है, कपिल मुनि का टेम्पल है, और वैदिक ऋषि रहे हैं कपिल मुनि जी। और जो सांख्या सिस्टम है, हमारे जो 6 जो षड्य जिसे हम लोग कहते हैं भाई, जो 6 फिलोसफिकल स्कूल है इंडिया में, हिंदुइज्म में, उसका एक स्कूल है जो कि कपिल मुनि ने दिया था। इनका एक टेम्पल है वहां पे, बेसिकली काफी बड़ा मेला लगता है वहां पे। ठीक है, गंगा सागर मेला जिसको कहा जाता है। तो ये आइलैंड है, गंगा सागर मेला यहाँ पे लगता है भाई। इसको जो है कई लोग सागर द्वीप भी कहते हैं, जो कि गंगा के डेल्टा के रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीजें दिखाता हूं आपको। तो ये जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों भी, ये है सागर आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पे एक आइलैंड है जिसे कहते हैं मौसिनी आइलैंड कहते हैं। और यहाँ पे जो रिवर है वो है हमारी फरक्का, ठीक है, जो कि गंगा का ही पार्ट है। तो रिवर मुरिंगना बाटला जो है वो इन दोनों को सेपरेट करती है। ये जो रिवर है वो यहाँ पे पड़ती है, बेसिकली ये है वो रिवर जिसकी वो बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली लोकेशन आपको नहीं भी पता हो तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाम आपको याद रखना है कि जो रिवर है, रिवर मोरिंगंगा, वो यहाँ पे ही पड़ती है, जो कि सागर आइलैंड को और मोहसिनी आइलैंड को सेपरेट करती है। यहाँ पे एक और आइलैंड है जिसका नाम है घोरामरा। ये वाला जो आइलैंड है ऊपर छोटा सा, ये आप इसको घोरामरा आइलैंड बोलते हैं। तो 2-3 आइलैंड हैं, सागर आइलैंड है, मोहसिनी आइलैंड ये वाला है, और ये है घोरामरा। इनको बोला जाता है सैंड ग्रुप ऑफ कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा सेडिमेंट्स जो है रिवर्स वगैरह यहाँ पे लेके आती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदू पिलग्रिमेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मकर संक्रांति के टाइम पे बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगता है, तो दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के 5 टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। आई होप आपको कुछ टॉपिक नए मिले होंगे, और आई होप कुछ टॉपिक शायद आपने पहले भी करंट अफेयर में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैं और भी लेके आने वाला हूं जो आपकी नॉलेज को तो एक्सपेंड करेंगे ही, और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल आपके लिए होने वाले हैं। दोस्तों से शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।